Hello friends, today we are going to discuss notification number 15/2021 issued by CBIC on 18th of May 2021. This notification basically amends CGST rules 2017. There are in principle 5 major amendments, and the first amendment is under sub rule 1 of rule 23. ये जो सब रूल है ये बात करता है द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। और अब इस अमेंडमेंट के थ्रू द पावर्स हैव बीन गिवन टू एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर एंड कमिश्नर टू एक्सटेंड दिस टाइम पीरियड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट। और ये जो सब सेक्शन है सेक्शन 30, ये इसके अंदर दो प्रोवाइजो हैं। प्रोवाइजो ए गिव्स द पावर टू एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड बाय 30 days, and the proviso B gives the power to commissioner to extend the time period by further 30 days. So in a nutshell, the joint commissioner and the additional commissioner can increase this time limit from 30 days to 60 days, while the commissioner can extend this time limit from 60 days to 90 days. And to implement this particular amendment, CBIC has also issued a circular on 18th of May 2021 in which the implementation SOPs are given for this. Since Common Portal does not have the functionality to implement this amendment, hence they have provided that the taxpayer can file manual application to the proper officer, and the proper officer will in turn seek the approval of joint commissioner, additional commissioner or the commissioner as the case may be. And the second change, the amendment is in sub rule 3 to rule 90. एक प्रोवाइजो इसके अंदर ऐड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है, बहुत ही बेनिफिशियल प्रोवाइजो है। और ये प्रोवाइजो कहता है कि द टाइम पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन एंड द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डिफिशिएंसी मेमो शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ 2 years। प्रैक्टिकली होता क्या था, काफ़ी बार टैक्स पेयर विद इन टाइम लिमिट अपनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करता था, बट उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एक डेफिशिएंसी मेमो इशू करता था। उसको करेक्ट करके जब टैक्स पेयर अपनी दोबारा रिफंड एप्लीकेशन फाइल करता था तो प्रॉपर ऑफिसर कहता था कि आपकी जो एप्लीकेशन है दैट इज टाइम बार्ड, इट इज़ बियॉन्ड टाइम। लेकिन इस प्रोवाइजो के आने के बाद वो जो टाइम पीरियड था बिटवीन द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डेट ऑफ डेफिशिएंसी मेमो शैल बी एक्सक्लूडेड। सो ये प्रोवाइजो काफ़ी लोगों को बेनिफिट करेगा जिनकी एप्लीकेशंस इस टाइप से टाइम बार्ड बता दी जाती थी। इन द थर्ड अमेंडमेंट, 2 sub rules have been added under rule 90. Sub rule 5 जो इंसर्ट हुआ है वो बात करता है विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। पहले कोई सिस्टम नहीं था विड्रॉ करने का, बट अब देयर इज ए प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर विड्रॉइंग द रिफंड एप्लीकेशन। ए टैक्स पेयर कैन वेरी वेल फाइल एन एप्लीकेशन इन GST RFD 01W and can withdraw his refund application. However, this particular withdrawal has to be before the processing of the claim. जैसे कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने वो प्रोसेस कर दी एप्लीकेशन और अपना जो भी ऑर्डर्स के फॉर्म हैं वो इशू कर दिए तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट बिफोर दैट यू कैन वेरी वेल विड्रॉ दैट एप्लीकेशन। और जो सब रूल 6 है वो सिंपली ये कहता है कि जैसे ही टैक्स पेयर अपनी रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेगा तो जो भी अमाउंट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट हुआ था वो वापस रिक्रेडिट हो जाएगा। तो दीज 2 सब रूल्स हैव बीन एडेड अंडर द रूल 90। जो फोर्थ अमेंडमेंट है वो रूल 96 और 92 में हुई है। और ये बेसिकली क्यों हुई है, क्योंकि एक फॉर्म है GST RFD 07, उसके पार्ट ए पार्ट बी में सम अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन द फॉर्मेट। जो पार्ट ए है वो होगा विदहेल्डिंग ऑफ रिफंड के लिए बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और जो पार्ट बी होगा दैट इज फॉर रिलीज ऑफ अमाउंट विदहेल्ड अर्लियर। सो अकॉर्डिंगली स्मॉल वर्ड प्ले हैज बीन डन इन रूल 92 एंड 96 वेयर एवर एप्लीकेबल। The fifth amendment is in relation to Rule 138E. जैसा आप सबको पता है, Rule 138E was inserted for blocking the e-waybill generation of persons who were non-filer of GST returns. लेकिन इसके अंदर जो वर्ड्स पहले यूज़ किया हुआ था रजिस्टर्ड पर्सन, वेदर सप्लायर और रेसिपिएंट, तो उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। क्या जो ई-वे बिल जनरेशन होगा वो मेरी दोनों कैपेसिटीज़ में बंद हो जाएगा एज सप्लायर एंड रेसिपिएंट?
अब उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है उस पर्टिकुलर क्लोज के अंदर, और ये लिखा गया है कि माई आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ओनली वुड बी affected by this particular change. So it is very well clear now that only outward movement of goods of a registered person would be affected by blocking of e-way bill, and inward movement will continue to happen. So friends, these were the 5 amendments which we have discussed today, and I hope that you like this video, and I would look forward to your feedback and comments. Thank you very much for watching this video.